हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है अमर जाजू और आप देख रहे हैं नेशन नेक्स्ट। आज डायलॉग एट नेशन नेक्स्ट पे हमारे साथ बहुत एक खास मेहमान है। हमारे साथ है नागपुर के मेयर मिस्टर दयाशंकर तिवारी जी। अपार्ट फ्रॉम बीइंग द मेयर ऑफ नागपुर, मिस्टर तिवारी इज़ एन एक्सट्रीमली पॉपुलर लीडर इन नागपुर। सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम पे। धन्यवाद। सर, जो सेकेंड वेव चालू हुई मार्च एंड से लेके जो मई एंड तक के चली है, नागपुर में बहुत एक भयंकर स्थिति निर्माण हुई। चाहे आप पेशेंट्स को लेके बोल दीजिए, बेड को लेके बोल दीजिए, ऑक्सीजन को लेके बोल दीजिए। बीच में एक ऐसा समय आया कि जहाँ पे एनएमसी का जो डेटा था तो उसमें हम लोग देखते थे कि वेंटिलेटर्स कहीं अवेलेबल ही नहीं थे, ऑक्सीजन बेड भी अवेलेबल नहीं थे। इस दौरान बहुत सारे लोग, जो एनजीओज़ है या जो लोग जो सोशल वर्क में है, जमा हुए, एक दूसरे के लिए बेड ढूंढना शुरू किया। उसके बाद कुछ समय बाद, एक महीने बाद जो है, एक कोविड कंट्रोल रूम बनाया गया एनएमसी और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के दोनों के साथ में। नागरिकों का ये कहना है कि एनएमसी की ये पहल तो बहुत अच्छी है कि कोविड केयर सेंटर बनाया, शुरुआत से ऐसे ही होना चाहिए था कि, लेकिन उनका एक्यूजेशन ये है कि ये थोड़ा लेट हो गए। जब सेकेंड वेव ख़त्म होते होते आई तो मतलब उनका ये बोलना है कि दैट एनएमसी डिड नॉट लर्न द लेसन द फर्स्ट टाइम अराउंड, और ये कोविड केयर कंट्रोल रूम जो है ये पहले ही बन जाना चाहिए था। आपकी कृपापूर्ण जानकारी के लिए हम्म। नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कोविड कंट्रोल रूम हम्म। डे वन से है, पहले दिन से है। हम्म। जब से पहली वेव शुरू हुई तब से है। हम्म। कोर्ट के निर्देश के बाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने शुरू किया, ऐसा कतई नहीं। हम्म। कोर्ट ने ये पूछा कि महानगर पालिका अपनी बेड का नियोजन कैसे करती है। हम्म। हमने बताया कि हमारा ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत हमारा कंट्रोल रूम है। कंट्रोल रूम में फ़ोन आता है, यहाँ से हम जानकारी देके पेशेंट को भेजते हैं और लोग एडमिट होते हैं। रोज़ का रोज़ हॉस्पिटल का डाटा हमारे पास रहता है, इसलिए विधानसभा क्षेत्र वाइज हम लोग बेड की आवश्यकता की जानकारी नागरिकों को देते हैं। तो कोर्ट ने पूछा कि ग्रामीण का क्या है, तो कलेक्टर ने बताया ग्रामीण में कोई व्यवस्था नहीं है। तो कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर ग्रामीण में कोई व्यवस्था नहीं है और उसके कारण ग्रामीण के लोगों को तकलीफ हो रही है और उसके कारण शहर का वातावरण दूषित हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और ज़िला कलेक्टर और डिविजनल कमिश्नर, ये तीनों मिलकर के एक ही सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम बनाए। पहले वो नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कंट्रोल रूम था, तीनों मिलने के बाद वो सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम हो गया, केवल नामकरण बदला। महानगर पालिका की व्यवस्था पहले से थी, वो व्यवस्था ठीक से काम कर रही है, इसलिए तीनों का मिलाकर के कंट्रोल रूम होना चाहिए। इस व्यवस्था के अंतर्गत वो अलग से शुरू किया गया, अन्यथा जिस जगह कंट्रोल रूम हमारा शुरू था वो पहले दिन से शुरू था। सर, पर लोगों के ये भी एलिगेशंस लगते हैं कि जब वो फ़ोन करते हैं तो फ़ोन कोई उठाता नहीं है या लगता नहीं है। ये भी ये देखिए, सिटीजन्स के एलिगेशंस आते हैं। ये देखिए, एट ए टाइम 20 लोग वहाँ बैठ कर के फ़ोन सुनते हैं। एट ए टाइम 20 फ़ोन लोग बैठ कर के फ़ोन सुनते हैं। एलिगेशन लगाना अलग चीज़ है। लोगों के एलिगेशन तो ये भी है कि 18 साल का वैक्सीनेशन शुरू हो गया, लेकिन हमको स्लॉट ही नहीं मिल रहा। अब 6 सेंटर शुरू है और एक सेंटर में 150 वैक्सीन लगाने को राज्य सरकार ने कहा, तो स्लॉट मिलेगा ही नहीं। महानगर पालिका की यंत्रणा के माध्यम से जितने बड़े प्रमाण में बेड उपलब्ध करा के दी गई है, इसकी जानकारी पूरी महानगर पालिका के पास उपलब्ध है। प्रतिदिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कितने कॉल है, इसका डाटा भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास उपलब्ध है। जो एक मूल रूप से गलती है वो यह है कि हमने महानगर पालिका के माध्यम से महानगर पालिका का सेंट्रल कंट्रोल रूम और महानगर पालिका के जोनल कंट्रोल रूम, इस प्रकार की दो व्यवस्थाएं की है। खुद मुझे मेरे फेसबुक पेज से और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के फेसबुक पेज से लोगों को बताना पड़ा, बार बार बताना पड़ा कि आप बेड के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो हेडक्वार्टर का कंट्रोल रूम है वहाँ फ़ोन कीजिए। लोग अपने जोन के कंट्रोल रूम को फ़ोन करते थे। जोन का कंट्रोल रूम उस जोन में जो पॉजिटिव पेशेंट्स है उनके व्यवस्थापन के लिए था, ना कि बेड देने के लिए था। और वहाँ फ़ोन करने के बाद अगर कोई ये नाराज़गी व्यक्त करे कि वहाँ उत्तर नहीं मिला, तो ये कहीं ना कहीं वो फ़ोन करने वाले की गलती है। इसलिए फ़ोन जिस नंबर पर करना था, आज भी वही नंबर है। सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम 3 संस्थाओं का होने के बावजूद भी वही नंबर है और वहाँ से व्यवस्था का संचालन ठीक से हो रहा है। पहले भी वहाँ से ठीक से होता था। हाँ, जिस समय पेशेंट 7,500 प्लस थे तो फ़ोन की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए संभव हो सकता है कि 20-20 फ़ोन भी इंगेज रहते हो। इसलिए फ़ोन इंगेज होने के कारण फ़ोन रिसीव नहीं हुआ, तो उसको मैं कह सकता हूँ कि उस समय गतिशीलता कॉल आने की ज़्यादा थी, इस कारण से ऐसा हुआ होगा, दूसरा कोई कारण नहीं।
सर ये तो सेकेंड वेव की बात होगी। सेकेंड वेव हम सबने ही देखी है कि बहुत खतरनाक साबित हुई, हम सब लोग नागपुर में भी, पूरे देश में भी। एक स्टडी थी, कोई न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल था, एक एक्सपर्ट्स ने कहा था कि हो सकता है थर्ड वेव का नागपुर पे उतना फ़र्क ना पड़े, क्योंकि काफ़ी जो लोग हैं इन्फेक्ट हो भी चुके हैं, काफ़ी लोगों को वैक्सीन भी लग चुकी है, 5 लाख के ऊपर लोगों को 5 लाख के आसपास इन्फेक्ट भी हो चुके हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि थर्ड वेव में बच्चों पे ज़्यादा असर पड़ेगा, या ब्लैक फंगस भी आ गया है। तो थर्ड वेव को लेके, इम्पेंडिंग थर्ड वेव अगर आती है तो उसमें हमारी क्या तैयारी है सर? मैं एक बात का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ। हाँ जी। आपने इसके पूर्व जो प्रश्न किया हम्म। उसमें आपने वेंटिलेटर से लेकर के बेड से लेकर के सारी व्यवस्था बरोबर नहीं थी, एनजीओस के कारण बरोबर हुई, ऐसे शब्द का उपयोग किया। नहीं, उस वजह मैं से नहीं। आपको बहुत कृपापूर्ण बताना चाहता हूँ हाँ जी। कि सारे अखबारों ने एक आर्टिकल छापा हाँ। कि प्रति 10 लाख आबादी के अनुरूप हम्म। महाराष्ट्र के किन शहरों की व्यवस्था कोविड की दृष्टि से सुसज्ज थी। हम्म। तो मुंबई और पुणे से भी अच्छी सुविधा बेड की संख्या के दृष्टि से नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने उपलब्ध करा के दी। ये सारे अखबारों के सर्वे में आया। हम्म। इसलिए ये कहना कि हम जागृत नहीं थे, हम्म। ये पूर्ण रूप से गलत है। हम्म। अगर मुंबई, पुणे, नासिक इनसे ज़्यादा बेड नागपुर में हमने उपलब्ध करा के दी तो हम सजग थे, हम कर्तव्य पथ पर अग्रसर थे और हमने सजगता के साथ में उसको किया। एक बात मैं मुख्य रूप से बताना चाहता हूँ कि लोग आरोप लगाते हैं कि कारपोरेशन क्या कर रही है, जीएमसी हो गया, आईजीएमसी हो गया, कारपोरेशन क्या कर रही है। कारपोरेशन एक्ट में कारपोरेशन की मैंडेटरी ड्यूटी प्राथमिक चिकित्सा है। टर्शरी केयर एक कारपोरेशन का काम नहीं है, केवल प्राथमिक चिकित्सा है। पूरे भारतवर्ष में केवल 2 शहर है जहां कारपोरेशन के दवाखाने हैं, बड़े दवाखाने हैं। एक है मुंबई, दूसरा है पुणे। बाकी पूरे भारतवर्ष में कहीं भी कारपोरेशन के बड़े दवाखाने नहीं। नागपुर भी एक शहर था जिसके पास में, जिसे हम आईजीएमसी के नाम से जानते हैं, मेयो हॉस्पिटल, वो महानगर पालिका का दवाखाना था। लेकिन एक विषय आया कि विदर्भ में मेडिकल के 2 कॉलेज खुल जाएंगे तो विदर्भ के बच्चों को पढ़ने के लिए एक एडिशनल कॉलेज मिल जाएगा। महानगर पालिका ने विषय रखा कि भाई अगर विदर्भ के बच्चों के लिए वहाँ एडमिशन में आरक्षण होगा तो हम वो जगह राज्य सरकार को कॉलेज चलाने को देंगे। विदर्भ के बच्चों को मेडिकल के एडमिशन में 40% रिजर्वेशन रहेगा। इस आधार पर महानगर पालिका ने अपना वो हॉस्पिटल राज्य सरकार को दिया, नहीं तो महानगर पालिका का भी एक हॉस्पिटल रहता। लेकिन बहुत कृपापूर्ण मैं कहना चाहूँगा कि जीएमसी में 600 बेड, आईजीएमसी में 600 बेड, आज महानगर पालिका ने हमारी जिम्मेदारी न होने के बावजूद इस व्यवस्था में त्रुटियां उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, इसलिए उससे ज़्यादा बेड की व्यवस्था महानगर पालिका ने की है। आज हम 1004 बेड महानगर पालिका के माध्यम से उपलब्ध करा सके, इस स्थिति में आज महानगर पालिका है। इसलिए महानगर पालिका तैयार नहीं थी ये कहना कतई संभव नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि इतनी तीव्रता के साथ में वेव यहाँ आएगी और लगातार 7 दिन तक पेशेंट 7000 प्लस निकलेंगे और एक दिन तो 7999 पर आ जाएंगे, ये किसी ने कल्पना नहीं की। इसलिए वो जो 2-3 दिन का समय था, ऑक्सीजन मैनेजमेंट से लेकर के सारी चीज़ नैसर्गिक रूप से, अगर नागपुर के सांसद माननीय नितिन जी गडकरी इंटरव्यू नहीं होते, उन्होंने स्वयं अपने व्यक्तिगत एफर्ट्स नहीं लिए होते और ऑक्सीजन यहाँ नहीं मिलती शहर में, तो बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती थी। नितिन जी ने, देवेंद्र जी ने, दोनों ने मिलकर के ऑक्सीजन के संचालन में जो महत्तम भूमिका निभाई, उससे बहुत बड़ी त्रासदी से नागपुर बच गया। रही आपने तीसरी वेव की बात करी, महानगर पालिका उसके लिए पूर्ण रूप से सज्ज है। महानगर पालिका ने अपने 3 दवाखानों में 100 बेड की व्यवस्था इस दृष्टि से स्पेशल की है, बच्चों के दृष्टि से। उसमें से 25 बेड हम लोग हमारे इंदिरा गांधी रुग्णालय गांधीनगर में कर रहे हैं, 25 बेड केटी नगर के हमारे हॉस्पिटल में कर रहे हैं और 50 बेड की व्यवस्था पांचपावली मैटरनिटी होम के अंतर्गत हम लोग कर रहे हैं। ऐसी 100 बेड की स्पेशल व्यवस्था बच्चों के लिए महानगर पालिका अलग से कर रही है। इसके अलावा हमने एक मीटिंग ली, उस मीटिंग में माननीय देवेंद्र जी आए थे। देवेंद्र जी ने कहा कि महानगर पालिका ने और एक 200 बेड का डेडिकेटेड थर्ड वेव के लिए चाइल्ड हॉस्पिटल कोविड के लिए बनाना चाहिए। जगह की हमने खोज की, नागपुर विश्वविद्यालय, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय ने अपनी एक नई इमारत बनाई है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। उस एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का हमने निरीक्षण किया।
वाइस चांसलर की, प्रो वाइस चांसलर की उसमें अनुमति ली और उनके सहयोग से यूनिवर्सिटी का काम प्रभावित ना हो सके, इसलिए ग्राउंड फ्लोर पे पूरा यूनिवर्सिटी का काम और ऊपर के 2 फ्लोर पर 200 बेड का हॉस्पिटल बनाने का हमने निर्णय लिया। मैं व्यक्तिगत तौर पर उसका निरीक्षण करके आया हूँ। उस हॉस्पिटल के लिए लगने वाले जितने भी संसाधन हैं, जितने भी एपरेटस है, सारी की सारी व्यवस्था यंत्र सामग्री की माननीय देवेंद्र जी फडणवीस जो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है उसके माध्यम से उपलब्ध करा के देने वाले हैं। उस दृष्टि से एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल 200 बेड का बच्चों के लिए वहाँ हो जाएगा, जहाँ बच्चों के लिए जो वेंटिलेटर लिखते हैं, NICU हम जिसको कहते हैं, वो 50 एक साथ एक ही कक्ष में रहेंगे, ऐसी सुविधा हम वहाँ उपलब्ध करा के दे रहे हैं। ईश्वर ना करे कि तीसरी वेव आए, अगर आए तो उससे लड़ने में महानगर पालिका पूरी सक्षमता के साथ में तत्पर है और हमारी पूरी तैयारी है, इसमें कोई शक नहीं। सर, आपके इनिशिएटिव्स बहुत यूनिक रहते हैं। जैसे हमने अभी बात की कि आपने बोला कि मेरा आपसे वो सवाल होने पे वाला था, लेकिन आपने कह दिया कि आपने सरकार को लिखा भी था कि अगर आप वैक्सीन नहीं दे सकते तो हम लोग ये खरीदने की परमिशन दीजिए। इसी के साथ आपने थोड़े दिन पहले एक इनिशिएटिव अनाउंस किया जो 75 ऑक्सीजन गार्डन्स आपने बनाने का निर्णय लिया, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि वो क्या है एग्जैक्टली। मूलतः हम लोग जो बगीचे बनाते हैं, तो बगीचे बनाते समय आजकल सब कलरफुल प्लांट्स लगा करके बगीचे के हेजेस वगैरह सब बनाना हम लोग निश्चित करते हैं। ये सारी जो पौधों का हम लोग रोपण करते हैं, ये मुख्य रूप से हिंदुस्तान के पौधे नहीं हैं, मुख्य रूप से विदर्भ के मौसम में पलने वाले पौधे नहीं हैं। इसमें से बहुत से पौधे ऐसे हैं, मैं बहुत से नहीं, बहुतांश पौधे ऐसे हैं कि जिनकी पत्तियां ज़मीन में गिरने के बाद भूमि का जो स्वभाव है वो एसिडिक कल्चर में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ज़मीन में एसिड का कल्चर बढ़ जाए तो उसकी उर्वरकता कम हो जाती है। इस दृष्टि से यहाँ के पर्यावरण में, यहाँ के एटमॉस्फेयर में इसी देश की जो मूल वैराइटीज़ है उसका अगर हमने पौधारोपण किया और उनसे निकलने वाली पत्तियों से बनने वाली खत जो है ज़मीन को अल्कलाइन कल्चर देती है, जिससे उसकी उर्वरकता पर भी फर्क नहीं पड़ता है, तो हम बहुत तेज़ी से इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब बगीचा है, बगीचे में लोग वॉकिंग के लिए जाते हैं, तो बगीचे में हम बड़े बड़े पेड़ लगा देंगे तो उसको बगीचा नहीं कह पाएंगे, उसे वन कहना पड़ेगा। आजकल तो परंपरा शुरू हो गई है कि जहाँ भी आंदोलन करना है उसका नाम वन रख दो, यानी जहाँ भी आंदोलन करना है उसका नाम वन रख दो। अब वन का मतलब सिंगल पर्सन का आंदोलन में समझो, या वन का मतलब जंगल समझो। अगर जंगल है तो वहाँ तो वन की परिभाषा में जंगल में क्या क्या होता है ये भी परिभाषित है, लेकिन जाने दीजिए, मैं उस विषय को स्पर्श नहीं करूँगा। हम यहाँ जो प्लांटेशन कर रहे हैं, ये सारे के सारे प्लांटेशन जो हो गए, ये हमारी जो हेजेस होती है बगीचे की, उस हेज की हाइट के ही हो गए, और उसमें वे पौधे हो गए जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं करके। इसमें बहुत बड़े प्रमाण में वन औषधि भी होगी जो स्वास्थ्य के साथ साथ ऑक्सीजन का संचार करने में भी पूर्ण रूप से मदद करती है करके। इस प्रकार का नियोजन किया है। उदाहरण के लिए अभी हमने पहला गांधीबाग बगीचा लिया है, यहाँ करीब करीब 1300 के आसपास पौधे लगेंगे, और ये 1300 के आसपास जब पौधे लगेंगे तो एक लैंडस्केप ही तैयार करेंगे, और उस लैंडस्केप के माध्यम से जो हमारी वॉकिंग ट्रैक है उसके आसपास ये पौधे होने के कारण पूर्ण रूप से वहाँ आने वाले लोगों को वातावरण में अच्छे प्रमाण में ऑक्सीजन मिले, इसकी व्यवस्था करेंगे। और इन ऑक्सीजन देने वाले पौधों के साथ साथ वहाँ सुगंधित पुष्पों के भी पौधे होंगे, जिससे वहाँ खुशबू भी अच्छी फैलेगी और वो सुगंधित पौधे भी इस पर्यावरण के अनुरूप होंगे। मैं उल्लेख विशेष रूप से करना चाहूँगा कि एक दंत कथा ऐसी है कि परिजात के वृक्ष को लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण अमरावती आए थे, रुक्मणी के साथ साथ परिजात का वृक्ष भी लेकर के गए। मुझे मेरे बचपन की बातें याद है कि लोग उनके आंगन में परिजात होते थे, और परिजात के फूल देख करके उसकी केसरी डंडी और सफ़ेद पंखड़ियाँ नीचे तो गलीचे जैसे बिछी जाती थी। आज वो पौधे भी नदारद है, पर्यावरण के दृष्टि से बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। उसकी पत्तियाँ जो है ये स्वास्थ्य के दृष्टि से जितने वात के रोगी है, ये सारे लोगों के लिए उसकी पत्तियाँ बड़े बहुआयामी हैं। शीशम की पत्तियाँ जो है ये कैंसर डिसीज़ के लिए बहुआयामी हैं। ये सारी चीज़ें
हमारे बच्चों के पास में, वृक्ष के पास में हम कागज़ लगा करके, चिट्ठी लगा करके लोगों तक ये संदेश पहुंचा सके कि ये जीवनावश्यक औषधि है, इसे केवल फूल के वृक्ष के रूप में न देखें, इसे केवल मकान के काम में आने वाली फर्नीचर की लकड़ी ना समझे, यह भी जीवनावश्यक औषधि है। ये सारी चीज़ें हम बता सकें। और नागपुर के आयुर्वेद कॉलेज के जो बच्चे हैं, ये सारी वैरायटीज़ इस शहर में देखने के लिए मिलती थी, लेकिन जब से शहर का वातावरण खराब हुआ, लोगों ने अपने घर के दीवार तक नगर सेवकों को बोल करके कंक्रीटिंग कराना चालू कर दी। तो ये पुनर्नवा वगैरह जो औषधि है, ये तो घर के सामने आंगन में उग जाया करती थी, ये भी गायब हो गई। एक छोटी सी कंबर मोड़ी नाम की औषधि वो जगह जगह उग जाया करती थी, वो भी शहर से गायब हो गई। पर सर, क्या ये उसी का एक्सटेंशन नहीं है जो आप बात कर रहे थे अभी, वन की जो हम बात कर रहे थे अभी, जो बहुत ही एक मुद्दा जो हमारे शहर में चल रहा है, काफ़ी सारे सोशल एक्टिविस्ट है, एनवायरमेंटलिस्ट है, उनका अजनी वन को लेके एक मुद्दा चल रहा है कि आप बहुत सारे जो झाड़ है आईएमएस के लिए, वहाँ से हज़ारों झाड़ काटे जाएंगे, और उनका ये बोलना है कि ये नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अजनी वन पर यह विषय कोर्ट में प्रलंबित है, और कोर्ट में महानगर पालिका से लेकर के सारे लोगों को पार्टी बनाई है। इसलिए नैसर्गिक रूप से अगर कोई विषय कोर्ट में प्रलंबित है और एनएमसी उसमें पार्टी है, तो ऐसे मुद्दे पर मैंने वक्तव्य देना ये उचित नहीं है। इसलिए मैं इस पर अभी वक्तव्य नहीं होगा। हमारी जो भी भूमिका होगी वो न्यायालय के समक्ष महानगर पालिका रखेगी। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.